नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आज 5 अप्रैल है, यानी और 2 दिन के बाद 7 अप्रैल को 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए जो प्रचार चल रहा है वो बंद हो जाएगा। उसमें पहला असम है, फिर केरला है और पुदुचेरी है। तो बात साफ है, बचेंगे 2 विधानसभा, एक पश्चिम बंगाल और दूसरा तमिलनाडु। अब उसके बाद 14 दिन बीच में जाने वाले हैं और 14 दिन के बाद 23 अप्रैल को बंगाल का पहले दौर का वोटिंग होगा और तमिलनाडु में 23 तारीख को 23 अप्रैल को एक ही दिन में पूरे राज्य का वोटिंग हो जाएगा। और फिर बंगाल का दूसरे चरण का जो वोटिंग है वो 29 अप्रैल को हो जाएगा। ये सब चल रहा है, लेकिन हम जो खबरें देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा खबरें, मानो 5 विधानसभाएं चल रही है, लेकिन 5 विधानसभा में आधी से ज्यादा खबरें सिर्फ बंगाल से आ रही है। तो उसका कारण भी वैसा है कि बंगाल में बीजेपी और ममता दीदी की सीधी लड़ाई चल रही है। और पिछली बार भी हो गई थी, 5 साल पहले भी हो गई थी। और बीजेपी बड़ी जोर शोर से उस चुनाव में उतरी थी कि बस 5 साल पहले ही बंगाल में परिवर्तन होने वाला है, ऐसा माहौल बीजेपी ने खड़ा कर दिया था। लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। ममता दीदी फिर से तीसरी बार बड़ी भारी बहुमत से सत्ता में आ गई और नंदीग्राम में, जहां टीएमसी का बड़ा नेता शुवेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गया था, ममता दीदी सीधे उसके चुनाव क्षेत्र में उसको चैलेंज देने पहुंच गई थी और सिर्फ एक चुनाव क्षेत्र से लड़ी थी और हारी थी। लेकिन अपने चुनाव क्षेत्र से हारते हुए भी ममता दीदी ने 212 एमएलए चुनकर लाए थे। बाद में वो बायपोर में उपचुनाव में अपना रेगुलर जो गढ़ है भवानीपुर, वहां से चुनकर आई। तो कहने का मतलब यह है कि 2011 में ममता ने पहली बार टीएमसी इस पार्टी के नाम पर जो लेफ्ट फ्रंट को हराया था, उसके बाद से ममता का परचम बंगाल में लहरा रहा है। तो 2011 में बीजेपी तो बंगाल में थी, लेकिन बीजेपी को कोई गिनता भी नहीं था। 2011 का चुनाव ऐसा था कि जब नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय क्षितिज पर राजनीति में आए नहीं थे, वो सिर्फ बंगाल के, अब गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और बीजेपी की लीडरशिप अडवाणी, सुषमा स्वराज, जेटली वगैरह नेता कर रहे थे। 2013 के मध्य के बाद मोदी को राष्ट्रीय चुनाव की रेस में लाया गया और 2014 में पहली बार बंगाल में बीजेपी लोकसभा चुनाव में उतरी और पहली बार मोदी के नेतृत्व में बंगाल में ममता के खिलाफ लड़ाई हुई थी। लेकिन उसमें खुद नरेंद्र मोदी कितने बैकफुट पर थे ये भूलो मत, भूलो मत। मुझे याद है, मोदी जी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, प्रधानमंत्री की रेस में आए थे और उस वक्त किसी को, खुद बीजेपी को भी गारंटी नहीं थी कि बीजेपी सत्ता में आएगी। सिंगल पार्टी मेजोरिटी का बात तो छोड़ो, वो सपनों के परे था। लेकिन एनडीए, बीजेपी का गठबंधन है, वो भी सत्ता में आएगा, इस पर किसी का भरोसा नहीं था, इंक्लूडिंग बीजेपी। तो ऐसे में बंगाल में जो चुनाव लड़ा जा रहा था, वो बंगाल की जो पहले से चल रही पार्टियां थी, कांग्रेस, लेफ्ट फ्रंट और ममता दीदी। क्योंकि ममता दीदी उस वक्त बंगाल की मुख्यमंत्री थी और उन्होंने बुद्धदेव भट्टाचार्य, जो लेफ्ट फ्रंट के मुख्यमंत्री रहे 6 बार, जिसने बंगाल का विधानसभा चुनाव जीता था, बड़ी भारी बहुमत से जीता था, ऐसे लेफ्ट फ्रंट के बुद्धदेव भट्टाचार्य, उनको अपने चुनाव क्षेत्र में और पूरे बंगाल में हराकर 2011 में ममता दीदी मुख्यमंत्री बनी थी। और उनके बारे में लोगों के मन में
शुभेच्छा सदिच्छा थी, क्योंकि सिर्फ 3 साल गुजरे थे ममता दीदी मुख्यमंत्री होकर, और मानो एक तरीके का जो हनीमून पीरियड बोला जाता है वैसा ही चल रहा था। और बीजेपी बंगाल में कोई ताकत की पार्टी थी ही नहीं। मोदी जब प्रधानमंत्री की रेस में उतरे तब बार बार ये पूछा गया था कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो कैसे आएगी, बंगाल में ममता बीजेपी का है क्या। दिखाने के लिए, गिनने के लिए भी बीजेपी के पास 4 कैंडिडेट नहीं है बंगाल में। असम में क्या है ये पूछा जा रहा था। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का क्या है, साउथ में बीजेपी का क्या है, ये पूछा जा रहा था। और ऐसे में जब नरेंद्र मोदी बंगाल में प्रचार के लिए उतरे थे तब वो बैकफुट पर थे। और मुझे याद है उस वक्त सीधे ममता दीदी से, उसकी पॉपुलैरिटी से पंगा लेना भी नरेंद्र मोदी ने मुनासिब नहीं समझा था। 2014 की बात कर रहा हूं, लोकसभा। और उसके बाद 2016 का चुनाव हो गया। दोनों बार 14 का लोकसभा और 2016 का विधानसभा, दोनों चुनाव में बीजेपी बैकफुट पर थी। मुझे याद है उस वक्त मोदी जी तो बंगाल में प्रचार करते हुए लोकसभा के लिए 2014 में ये बात करते थे कि भाई बंगाल में तो ममता दीदी चाहिए, लेकिन दिल्ली में अगर परिवर्तन करना है तो आपको बीजेपी के साथ आना पड़ेगा। यानी वोटर को मोदी जी ये समझा रहे थे, आपने अगर बंगाल में परिवर्तन किया है तो देश में भी परिवर्तन जरूरी है, और इसके लिए लोकसभा के चुनाव में आप बीजेपी के साथ आ जाइए, विधानसभा में आप ममता के साथ रहिए। इसको मैं बैकफुट पर रहना बोलता हूं। लेकिन 2016 का चुनाव आते आते बीजेपी अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी। छोटी मोटी सीटें जीतना, लोकल चुनाव जीतना, मुझे तो लगता है कि 2014 में बीजेपी ने 2-3 सीटें लोकसभा की भी जीत ली थी, दार्जिलिंग वगैरह। लेकिन 2016 के बाद बीजेपी सीरियसली विधानसभा चुनाव लड़ने लगी, यानी सीरियसली ममता दीदी के साथ बीजेपी की लड़ाई शुरू हो गई थी। और ममता दीदी तो गिनती नहीं थी, आपको याद होगा 2016 के बाद कांग्रेस विधानसभा में 2 नंबर की पार्टी बनी थी, और बीजेपी के कुछ तीन तीन एमएलए चुनकर आए थे। जिस पार्टी के लोकसभा में 3 एमपी थे उसको लोकल पार्टी मानने से भी वोटर ने मानो इनकार किया था। इस बीजेपी ने सीटें बहुत लड़ाई थी, उम्मीदवार बहुत खड़े किए थे, लेकिन जीत पाए सिर्फ 3। और 2016 के बाद अगर हम 3 सीटें जीत सकते हैं और कुछ 30-40 जगह पर दूसरे नंबर से हार सकते हैं तो बंगाल जीतना दूर की बात है, लेकिन बंगाल में लड़ाई करना मुश्किल नहीं है, ये बीजेपी ने ताड़ लिया था। और इसलिए 2016 का विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद बीजेपी अपना संगठन और अपनी ताकत पश्चिम बंगाल में बढ़ाने लगी थी, और उसका परिणाम आहिस्ते आहिस्ते 2019 के लोकसभा चुनाव में दिखाई दिया। बंगाल में लोकसभा की जो 42 सीटें हैं उसमें 2 छोड़कर बाकी 40 सीटों का बंटवारा सीधे बीजेपी और ममता में हो गया था। ममता के 22 एमपी और बीजेपी के 18 एमपी लोकसभा में चुनकर आए थे 2019 में। 2024 में वो संख्या घटी, कुछ 14 वगैरह 12 बचे। लेकिन बात वो नहीं है। 2016 का विधानसभा चुनाव अपनी ताकत पर अच्छी तरीके से लड़ने वाली बीजेपी ने लोकसभा में 2019 में 3 साल बाद अच्छी ताकत अर्जित की, और लोकसभा में 18 सीटें जीती थी। और उसके बाद सिर्फ 2 साल में 2021 का जो पिछला बंगाल विधानसभा चुनाव हो गया उसमें बीजेपी ने सीधे सत्ता पर हावी होने का प्रयास किया था। अब की बार 200 पार, ये स्लोगन थी बीजेपी की। बीजेपी ने अच्छा माहौल खड़ा किया था, लेकिन बीजेपी बुरी तरह से हार गई। ममता दीदी तीसरी बार
बड़ी संख्या में 200 पार होकर मुख्यमंत्री बनी, लेकिन बीजेपी ने हार नहीं मानी थी, हार नहीं मानी थी। और आज जो परिस्थिति हम देख रहे हैं, बीजेपी जहां जहां बढ़ी है, अलग अलग राज्यों में जहां जहां बीजेपी ने पिछले 20-25 साल में, 30 साल में अपनी ताकत बढ़ाई है, वहां हम देखते हैं तो पहले 1-2 एमएलए होते हैं, फिर 2 15-20 होते हैं, फिर 2 नंबर की पार्टी बनो, 3 नंबर की पार्टी बनो, और फिर सीधे सत्ता पर धावा बोल दो। ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी रही है। बंगाल उसका अपवाद नहीं मानता मैं, एक्सेप्शन नहीं है। और इसलिए पिछली बार जब बीजेपी 2 नंबर की पार्टी बनी विधानसभा में, 3 से उठकर 77 तक पहुंच गई, तब बीजेपी ने ठान लिया कि भाई 5 साल बाद हम ममता दीदी से ऐसा पंगा लेंगे, ऐसी लड़ाई करेंगे कि ममता को हटाएंगे। और 5 साल पहले से 2026 के लिए बीजेपी ने बंगाल विधानसभा जीतने के अपने प्रयास शुरू किए थे। और आज जो कुछ दिखाई दे रहा है, अलग अलग मुद्दे लेकर, अलग अलग पैतरेबाजी लेकर बीजेपी ने ममता को चारों ओर से घेर लिया है। ऐसी पैतरेबाजी की है, ऐसे दाव खेले हैं कि ममता अपने आप उत्तेजित होकर उनके शिकंजे में फंसती जाए। ममता ने 6 महीने पहले बोला था कि अमित शाह कितनी भी पैतरेबाजी करे, मैं उनके जाल में फंसने वाली नहीं हूं। लेकिन ममता दीदी ने, ये बोलना आसान था और उस पर अमल करना मुश्किल था, क्योंकि ममता की जो फितरत है, ममता का जो स्वभाव है, वो इमीडिएटली उत्तेजित होती है। अगर ममता को उत्तेजित करो, वो फंसती जाएगी, धंसती जाएगी। ये अमित शाह जानते थे, और इसलिए माहौल बनाने के बजाय ग्राउंड लेवल पर एक एक चुनाव क्षेत्र, एक एक वोटिंग बूथ टारगेट करके पिछले 5 साल से बीजेपी जो काम कर रही है, इसी के कारण आज ऊपरी ऊपर हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जितना तमाशा, जितना बवाल ममता दीदी खड़ा कर रही है, उतना बवाल हमें कहीं भी बीजेपी खड़ा करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। पिछली बार आपको याद होगा, बड़ी बड़ी रैलियां, बड़ी बड़ी मीटिंगें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, बहुत सारे दिल्ली के बीजेपी के या और हिस्सों के जो नेता बीजेपी के थे, वो आकर पश्चिम बंगाल में बम्बार्डिंग करते थे। और एक तरीके से बीजेपी उसी जाल में फंस गई थी। ममता ने वो पूरा चुनाव पिछला बंगाली खिलाफ बाहरी, यानी बीजेपी बंगाल की पार्टी नहीं है। ममता पर हमला कौन कर रहा है? ममता पर हल्ला अमित शाह कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जेपी नड्डा कर रहे हैं, जो बाकी और कोई राजनाथ सिंह कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये बंगाल ग्रैब करने के लिए, बंगाल को कब्जा करने के लिए बंगाल के बाहर को लोगों की चाल है। ये ममता ने एक नैरेटिव बना दिया और उसमें ही बीजेपी फंस गई थी। तो इस बार बीजेपी ने एक चाल बड़ी चालाकी से खेली है कि पहली बात, माहौल खड़ा मत करो, लेकिन जमीनी लेवल पर अच्छी तरीके से पेनेट्रेट करो, घर घर, बस्ती बस्ती, एक एक बूथ की पूरी जो पॉपुलेशन है उसको पेनिट्रेट करो। इस ढंग से पिछले 5 सालों से बीजेपी काम कर रही थी। और इसमें एक बात होती है, 5 साल पहले कौन से बूथ पर कितने वोट बीजेपी को मिले हैं, कहां बीजेपी कमजोर है, फिर 2024 में लोकसभा के चुनाव में बीजेपी कहां कमजोर रही, कहां अच्छी रही, ये भी आंकड़े बूथ वाइज काउंटिंग में मिलते हैं। और उस पर आधारित जब रणनीति बनाई जाती है तो उसको ब्रेक करना, उसकी काट निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज ममता दीदी ऐसे फंस गई है कि जो ममता दीदी 5 साल पहले उनसे टूटकर बीजेपी में गया हुआ उनका चैलेंजर शुभेंदु अधिकारी को चैलेंज करने के लिए नंदीग्राम गई थी। शुभेंदु अधिकारी का चुनाव क्षेत्र जो है नंदीग्राम,
वहां जाकर ममता दीदी ने मानो तंबू डाला था कि इसको हरा कर रहोगे, और ममता दीदी ने दूसरा कोई चुनाव क्षेत्र लड़ा ही नहीं था। ममता हार गई, नंदीग्राम हार गई, लेकिन उसके बाद मेजोरिटी उनके पास थी, वो मुख्यमंत्री बन गई। इस बार उल्टा हुआ है। ममता दीदी अपने गढ़ में भवानीपुर में लड़ रही है, और उनको चैलेंज देने के लिए नंदीग्राम से उम्मीदवार है, फिर भी शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर पहुंचे हैं। भवानीपुर में ममता के खिलाफ बीजेपी के कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी है। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है, एसआर का मामला है, सुप्रीम कोर्ट है, चुनाव आयोग है, ममता दीदी ने इतने दुश्मन खड़े कर दिए कि अकेले बीजेपी से लड़ना है तो बाकी की फ्रंट छोड़नी पड़ती है। तो अपने ही बुने हुए जाल में ममता दीदी ऐसे फंस गई है कि उसको अपनी हार दिखाई दे रही है। और मेरा तो मानना यह है कि ममता दीदी दिन भर की राजनीति करके प्रचार करने के बाद घर में पहुंचती है और आईने में अपनी ही शक्ल देखती है, तो ममता दीदी को अपनी शक्ल नहीं दिखाई दे रही। जब जब ममता आईने के सामने खड़े होती है तो उनको बुद्धदेव भट्टाचार्य की सूरत दिखाई देती है। वो बुद्धदेव भट्टाचार्य जो ममता के पहले आखिरी मुख्यमंत्री रहे लेफ्ट फ्रंट के, और वो 5 साल 6.5 साल वगैरह कुछ मुख्यमंत्री थे, और अपने ही चुनाव क्षेत्र में मुख्यमंत्री होते हुए भी 2011 में चुनाव हार गए थे। अपनी पार्टी के लिए, अपने गठबंधन के लिए हार गए थे। बुद्धदेव पार्टी उनकी नेतृत्व में हार गई थी, लेकिन वो खुद भी अपने चुनाव क्षेत्र में हार गए थे। ममता आज इतनी बौखलाई है क्योंकि ममता को भी अपना बुद्धदेव होने का डर सता रहा है कि मेरी भी हालत बुद्धदेव भट्टाचार्य जैसी होगी। मुख्यमंत्री होते हुए अपने ही गढ़ में, अपने ही चुनाव क्षेत्र में मैं हार जाऊंगी क्या, ये डर और शक ममता की मन को खोखला बना रहा है। और जितनी गलतियां रोज के रोज ममता दीदी करती जा रही है, उसका सीधा कारण यह है कि ममता को आईने में अपनी ही शक्ल नहीं दिखाई दे रही, उनको भविष्य दिखाई दे रहा है। क्या मेरी हालत भी पिछले मुख्यमंत्री, उनके पहले के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जैसी हो जाएगी? क्या भवानीपुरा में मैं मुख्यमंत्री रहते हुए हार जाऊंगी? ये शक ममता को सता रहा है, और इसी का ही परिणाम हम लगातार पिछले कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में देख रहे। मालदा उसका एक बड़ा सबूत है। दोस्तों अभी रुकता हूं, अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।